वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संचार यानी कि कम्युनिकेशन। इससे पहले वाले जो हमारा वीडियो था उसमें हमने परामर्श के विषय में जानकारी ली थी। आज हम देखेंगे संचार, ये भी प्रबंधकीय गुण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। संचार एवं परामर्श कौशल, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे आज? संचार। अब संचार की परिभाषा देख लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार दूसरों तक पहुंचाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसा कि मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूँ और वो आपको समझ आ रहा है, तो हमारे बीच कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, इसमें एक प्रेषक होता है। प्रेषक मतलब मैं, और प्राप्तकर्ता होता है दूसरी ओर, यानी कि प्राप्तकर्ता हो आप। मैं अपनी चीजें आप तक पहुंचा पा रही हूँ, ठीक है, और आपको वो समझ आ रही है, मतलब हमारे बीच कम्युनिकेशन हो रहा है। और अगर वो चीज़ आपको समझ में आ रही है तो परिणाम स्वरूप आप मुझे कमेंट करते हो, ठीक है, कि अच्छा है, बुरा है, जैसा भी आपको समझ में आता है, तो वो होता है आपका फीडबैक। क्लियर है इतना? आगे देखते हैं। विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। फ्रेंड लुथांस के अनुसार मानव जीवन के 3/4 सक्रिय भाग में संचार का प्रयोग होता है और किसी भी प्रबंधक के जीवन में तो यह अनुपात और भी अधिक होता है। ठीक है, जितने भी साइंटिस्ट हैं इसके, मैंने आपसे पहले भी कहा है, जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके कीवर्ड पकड़कर चलिए। फ्रेंड लुथांस के अनुसार आप सिर्फ ये याद रखिए कि मानव जीवन के 3/4 भाग, ये कहा है, बस, ज़्यादा इसमें डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फ्रेंड लुथांस के अनुसार 3/4 भाग। ठीक है, अगला है फिफ्नर के अनुसार क्या है? संचार को प्रबंध का हृदय कहा है। ये छोटी परिभाषा को आप याद रख सकते हो। ठीक है, क्लियर है? आगे है मिलेट के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिलेट वाला। देखिए, संचार को प्रशासकीय संगठन की रक्तधारा कहा है। ये भी छोटा है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है मिलेट ने कि संचार को प्रशासन का प्रथम सिद्धांत भी इन्होंने माना है। ठीक है, संचार किसी साझा प्रयोजन की साझा समझ है। ये तीनों चीजें क्या कहा है इसने? मिलेट ने कहा है। ठीक है, मिलेट ने रक्तधारा भी कहा है इसे, और प्रथम सिद्धांत भी माना है, और साथ ही साथ साझा प्रयोजन की साझा समझ कहा है। ठीक है, याद हो जाएगा इससे। अगला है आईवे टीट के अनुसार संचार का मूल लक्ष्य समान विषयों पर मस्तिष्क में मेल स्थापित करना है। कोई भी एक कीवर्ड पकड़कर चले जिससे आप याद रख सको। ठीक है, अगला देखते हैं। थियो हैमन, इनके अनुसार क्या है? संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं एवं समझ स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। ये भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं स्थानांतरित करने की प्रक्रिया, थियो हैमन के अनुसार। अगला है न्यूमैन के अनुसार है अच्छा संचार समन्वय में सहायक होता है। ये सब परिभाषाओं से कोई ना कोई क्वेश्चन निकल के आ सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार संगठनकर्ता का प्रथम कार्य संचार की एक सुनिश्चित प्रणाली की आवश्यकता है। कोई भी कीवर्ड पकड़कर चलिए जिससे आप उसे आसानी तरीके से याद रख सको। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है संचार का महत्व पढ़ेंगे अब हम। इसमें पहला है समन्वय में सहायक। समन्वय मतलब होता है कोऑर्डिनेशन में सहायक। अगर आपको काम करना है, जैसे कोई प्रोजेक्ट वर्क पे 8 से 10 लोग काम कर रहे हैं, तो उनके बीच आपस में बात करनी होगी उनको, तो उनके बीच समन्वय स्थापित होना चाहिए। ठीक है, तभी वो काम सही ढंग से होगा। क्लियर है? अगला है नियंत्रण में सहायक। हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नियंत्रण मतलब कंट्रोलिंग होता है, जिसमें एक हेड होता है, उसके नीचे बाकी लोग काम कर रहे होते हैं। जो नीचे काम कर रहे होते हैं वो अपने हेड को अपनी पूरी जानकारी देते हैं। ये चेन ऐसी चलती रहती है। ठीक है, एक व्यक्ति का सभी पर कंट्रोल होता है। अगला है निर्णय में सहायक। अगर आपको डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए आप में। ठीक है, सभी से चर्चा करके डिस्कस करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट है दायित्व पूर्ति में सहायक। दायित्व पूर्ति में सहायक मतलब आपका जो काम है उसके दायित्व की पूर्ति के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दूसरों से लाभ उठाने में सहायक। अगर आपको किसी से काम निकलवाना है तो आपको उसे बहुत सहज तरीके से बोलना बताना पड़ेगा, बहुत सही तरीके से उसके सामने प्रस्ताव रखना पड़ेगा, है ना। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए आपको। अगर सामने वाले से आपको काम निकलवाना है तो तभी आपका काम होगा, और वही चीज़ आपको आगे तक पहुंचाएगी। ठीक है, अगला है दृष्टिकोण के विस्तार में सहायक। कहने का मतलब ये है कि दृष्टिकोण यानी होता है विजन। ठीक है, अगर आपको आपका ज्ञान बढ़ाना है तो किसी न किसी से आपको नॉलेज तो लेनी पड़ेगी, किसी भी माध्यम से। जैसे जैसे आप तैयारी करते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपको लगने लगता है कि नहीं, ये थोड़ा और मिल जाता, थोड़ा और बन जाता तो और अच्छा होता। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है दृष्टिकोण आपस में कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो संचार का महत्व समझ में आ गया आपको। अगला देखते हैं क्या है।
देखिए फ्रेंड्स, अभी ये है संचार इतना महत्वपूर्ण है कि यूनेस्को जो है उन्होंने 6 मूलभूत नैतिक मूल्य बताए हैं इसके। ठीक है, यूनेस्को ने सन 2000 में 6 मूलभूत नैतिक मूल्यों की सूची जारी की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 6 हैं। समझने के लिए सुने, सभी जीवों का सम्मान करें, हिस्सा का त्याग, अन्य लोगों के साथ सहभागिता, पृथ्वी का संरक्षण और एकजुटता की पुनः खोज। यूनेस्को ने ये 6 मूलभूत मूल्य की सूची दी है, लेकिन इनमें से जो 2 हैं वो हमारे काम के हैं। कौन कौन से? सभी पहला ये है समझने के लिए सुने और अन्य लोगों के साथ सहभागिता। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो पहले आपको उसे सुनना पड़ेगा। ठीक है, उसकी किसी न किसी बात को आपको सुनना पड़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा इससे। तो जितने मूलभूत नैतिक मूल्य हैं उनमें से 2 हमारे काम के हैं, बाकी कोई काम के नहीं है हमारे। ठीक है, याद सभी रखना है, लेकिन जो 2 हैं वो इम्पोर्टेंट है, समझने के लिए सुने और अन्य लोगों के साथ सहभागिता। इससे आपका एक क्वेश्चन बनता है कि यूनेस्को ने जो 6 मूलभूत नैतिक मूल्य बताए हैं उनमें से कौन सा कम्युनिकेशन से संबंधित है या नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये 6 आपको याद होने चाहिए। अन्य लोगों के साथ सहभागिता भी मतलब एकजुट करना सभी को, है ना, बाकी से हमें मतलब नहीं है। जो काम हमें अन्य लोगों से निकलवाना है उससे संबंधित है और अन्य लोगों के साथ सहभागिता निभानी बहुत ज़रूरी है। ये 2 हमारे काम के, समझने के लिए सुने और अन्य लोगों के साथ सहभागिता निभाएं। ठीक है, यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है सभी के साथ। ठीक है, आगे देखते हैं संचार के तत्व तथा प्रक्रिया। इसके विषय में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। संचार के तत्व कौन से, उसकी प्रक्रिया क्या है। ये हैं 5 हैं। संप्रेषक, सूचना का माध्यम, सूचना प्राप्तकर्ता या प्रत्युत्तर यानी कि वांछित प्रक्रिया। अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। संप्रेषक, संदेश भेजने वाला। ठीक है, जैसे कि मैं संप्रेषक हूँ क्योंकि मैं आपको संदेश भेज रही हूँ, कोई भी लिखित है चाहे मौखिक हो। ये जो मैं आपको वीडियो डालती हूँ मेरा लिखित और मौखिक दोनों होता है, जो आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ठीक है, सूचना क्या है? जो सूचना देता है, मतलब कि सूचना क्या है? जो हम आपको बता रहे हैं वो सूचना है, और आप उससे कितना सीखते हैं वो आपका नॉलेज है। ठीक है, सूचना का माध्यम या विधि। एग्जाम्पल से समझिए, देखिए मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, मतलब आपको सूचना दे रही हूँ। ठीक है, चाहे वो लिखित हो या मौखिक हो, लेकिन ये किसके माध्यम से आप तक मिल रहा है? ये है यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब के माध्यम से वो आप तक पहुँच रहा है, तो ये हमारा माध्यम हो जाएगा। समझ में आ गया? अगला है सूचना प्राप्तकर्ता। सूचना प्राप्तकर्ता कौन है? यहाँ पर सूचना प्राप्तकर्ता हो आप, क्योंकि ये सूचनाएं आपको मिल रही है। ठीक है, अब सूचनाएं मिल गई, आपको लगा ये अच्छा है बुरा है, तो आप उसके बदले में क्या कर रहे हो? कमेंट कर रहे हो, मतलब प्रत्युत्तर कर रहे हो, मतलब कि फीडबैक दे रहे हो मुझे। ठीक है, तो अब सब समझ गए आप लोग। संप्रेषक क्या होता है, सूचना क्या होती है, सूचना का माध्यम, सूचना प्राप्त करता और प्रत्युत्तर, ये सब चीज़ें समझ गए। प्रत्युत्तर मतलब फीडबैक होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है संचार के कार्य। संचार कार्य देख लेते हैं। सूचना, संचार क्या करता है? सूचना पहुंचाता है। जैसे मैं आप तक सूचना पहुंचा पा रही, मतलब संचार हो रहा है। ठीक है, अगला है अभिप्रेरणा, मतलब मोटिवेट। मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ वीडियो के माध्यम से। ठीक है, फिर है भावनात्मक अभिव्यक्ति। अगर मैं आपको इमोशनल कर दूँ, है ना, आप तक अपने इमोशन पहुँचा रही हूँ, तो किसके ज़रिए? कम्युनिकेशन के ज़रिए। ठीक है, फिर है नियंत्रण। नियंत्रण के बारे में हम शुरू से पढ़ते आए हैं, कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये चारों आपको क्लियर है। आगे देखते हैं संचार के मॉडल। इससे एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इनको पढ़ना भी ज़रूरी है। पहला है शैनन एवं वीवर का मॉडल। क्या बताया इन्होंने? 5 बताए इन्होंने। संप्रेषक, ट्रांसमीटर, संकेत, प्राप्तकर्ता और गंतव्य। इनको इनके नंबरिंग के अनुसार याद रखना है। संप्रेषण, ट्रांसमीटर, संकेत, प्राप्तकर्ता और गंतव्य। ठीक है, ये तो आपको नाम से याद रखना पड़ेगा। इन्होंने मॉडल दिया था संचार का। ठीक है, सबसे पहले क्या है? संप्रेषक। संप्रेषक यानी कि मैं। ठीक है, उसके बाद है ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर होता है, क्या होता है? जो आप तक पहुंचाए। जैसे कि मैं माइक से बोलती हूँ, है ना, और जिसके ज़रिए आपको सुनाई देता है, वो होगा ट्रांसमीटर। ठीक है, क्योंकि इसके ज़रिए ये आवाज़ आ रही है, मेरी बात आप तक पहुंच रही है, तो ट्रांसमीटर क्या करता है? ट्रांसमिट कर देता है, यानी सिग्नलों को आप आगे तक पहुंचाता है। ठीक है, अब सिग्नल जिसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? संकेत। ठीक है, तो जो भी मैसेज है वो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया संकेत। और ये जो प्राप्त करता है, जो कि हो आप लोग।
और ये गंतव्य, इसका मतलब जहाँ तक पहुँचना है, गंतव्य स्थान तक। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि शेवर और वेवर के मॉडल के अनुसार तीसरा पार्ट क्या है संचार का। तो ये है संकेत। पहला क्या है, संप्रेषक, दूसरा ट्रांसमीटर, तीसरा संकेत, ये प्राप्तकर्ता, फिर गंतव्य। इसको आपको नंबरिंग के अनुसार याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे है CE ऑसगुड मॉडल। इसके अनुसार क्या है, पहले देखिए CE, इसका मतलब होता है चार्ल्स E ऑसगुड मॉडल। ठीक है, इमेज से बस याद रखिए, ज़्यादा हम इसके डीपली नहीं जाएंगे। इन्होंने भी 3 पार्ट बताए थे और दोनों चीज़ों में क्या कॉमन थी, व्याख्याता, इंटरप्रेटर। दोनों देखो, इंटरप्रेटर यहाँ भी है, यहाँ भी एनकोडर है, डिकोडर यहाँ भी है, एनकोडर डिकोडर यहाँ भी है, बीच में क्या है, संकेत। 3 चीज़ें हैं, व्याख्याता, मैसेज और इनकोडर डिकोडर। ठीक है, देखिए इन्होंने भी 3 पार्ट बताए थे, है ना। व्याख्याता दोनों में कॉमन है। एनकोडर डिकोडर का मतलब होता है डिजिटल। अगर आपने डिजिटल कंप्यूटर कम्युनिकेशन अगर पढ़ा होगा, डिजिटल कम्युनिकेशन, तो वहाँ क्या होता है, जो भी मैसेज भेजते हैं एनालॉग में भेजते हैं। ठीक है, एनालॉग क्या करता है, उसका एनकोड कर देता है, उसको डिजिटल फॉर्म में, फिर उसको ट्रांसमिट कर देता है, डिजिटल फॉर्म में बदल कर ट्रांसमिट कर देता है। फिर वहाँ जो डिकोडर होता है उसे डिजिटल से एनालॉग में फिर बदल देता है। फाइनली आपको फिर मैसेज मिल जाता है। ठीक है, तो मतलब मैसेज को इनकोड करने का मतलब क्या होता है, मान लो इनकोड को डिजिटल में बदल दिया, फिर संदेश को डिजिटल फॉर्म में भेज दिया, फिर यहाँ से डिजिटल को एनालॉग में बदल देगा, फिर फाइनली आप उसे देख पाएंगे। तो ऐसा क्यों करते हैं, एनकोड से डिकोड, डिकोड से एनकोड, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि कोई भी सिग्नल होता है एनालॉग में होता है। ठीक है, इसमें व्याख्याता दोनों साइड होता है। मोबाइल फ़ोन के एग्जांपल से मैं आपको समझा सकती हूँ, मोबाइल फ़ोन के लिए, क्योंकि वो हर किसी के पास होता है। ठीक है, मान लीजिए किसी को मैंने कॉल किया, तो जब मैंने कॉल किया तो जब मेरा मैसेज जो है इनकोड होकर डिजिटल फॉर्म में आप तक पहुँचा। ठीक है, मैंने जो आपको कॉल किया वो मेरा मैसेज आपको इनकोड होकर डिजिटल फॉर्म तक आप तक पहुँचा, ये मेरा संदेश था। ठीक है, और आप दूसरी ओर जो व्यक्ति है, ठीक है, दूसरी ओर जो व्यक्ति है, फ़ोन दोनों के पास 2 व्यक्ति होंगे ना, तो दूसरी ओर जो व्यक्ति है, संदेश पहुंचा, उस व्यक्ति के मोबाइल में भी एक डिकोडर लगा होगा। ठीक है, तो जो उस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में वापस कन्वर्ट कर देगा उसके पास। ठीक है, और फाइनली वह व्यक्ति मेरी आवाज़ सुन सकेगा। ठीक है, तो ऑसवुड जी क्या कह रहे हैं कि 3 स्टेज ही होती है। एक तो इनकोडर डिकोडर, यानी जो व्याख्याता स्वयं होता है, एनकोडर डिकोडर ले लिए होता है दोनों। ठीक है, एक बीच में जो संदेश होता है और यहाँ भी व्याख्याता होता है। एक साइड इनकोडर डिकोडर लिए होता है व्याख्याता, दूसरी साइड भी इनकोडर डिकोडर लिए होता है। ठीक है, तो मोबाइल में भी, तो आपको मोबाइल में भी पता होना चाहिए इनकोडर डिकोडर दोनों साइड होते हैं। ठीक है, जब मैं आपको कोई इन्फो दे रही हूँ तो वो इनकोड का काम करेगा, और जब आप मुझे कोई चीज़ बता रहे तो वो करेगा डिकोडर का काम। ठीक है, क्लियर है? सिर्फ इतना चीज़ें याद रखिए, दोनों साइड व्याख्याता होता है, इनकोडर डिकोडर होता है, और बीच में होता है मैसेज। इसके आगे कोई चीज़ आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जाम में पूरा थ्योरिकल पूछेगा नहीं, सिर्फ इतना पूछेगा ऑसगुड मॉडल में क्या होता है। तो क्या बताओगे आप? दोनों साइड इनकोडर डिकोडर होता है, व्याख्याता होता है, और बीच में मैसेज होता है। 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, इन्होंने 5 नहीं बताई, इन्होंने 3 बताई थी। ठीक है, और शेनन और वीवर ने 5 बताई थी। ठीक है, क्लियर है इतना? उम्मीद करती हूँ इस समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, वेस्ले एवं मैकलीन मॉडल। इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने 5 बताया है, संप्रेषक, एनकोडर, माध्यम, डिकोडर, प्राप्तकर्ता। ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं। संप्रेषक आप समझते हैं कौन होता है, एनकोडर क्या होता है, माध्यम, ये सब चीज़ें आप समझते हैं। इन्होंने भी 6 बताए हैं, है ना। डिकोडर, प्राप्तकर्ता। ठीक है, इन्होंने 5 बताए हैं। ठीक है, याद आपको रखना है क्योंकि पूछ सकता है। ठीक है, संप्रेषक मैं अभी बता चुकी हूँ, एनकोडर डिकोडर अभी बताई हूँ क्या होता है, माध्यम ये भी पता है, ये प्राप्तकर्ता आप लोग होंगे। ये सब चीज़ें आपको सिर्फ नंबरिंग बस याद रखनी है। अगर नंबर पूछ लिया संचार मॉडल में वेस्ले के अनुसार तीसरा या चौथा या 5वां मॉडल कौन सा, 5वां पॉइंट कौन सा है, तो आपको नंबरिंग से याद रखना है, क्योंकि ये नंबरिंग से ही आएगा। पूरी आपको विधि लिखने के लिए तो आएगी नहीं। ठीक है, संप्रेषक, एनकोडर, माध्यम, डिकोडर और प्राप्तकर्ता, ये आपको नंबर से चलना होगा इसी तरह। ठीक है, नेक्स्ट है लीगन मॉडल। उनके अनुसार क्या है, इन्होंने 6 बताए हैं। संप्रेषक आप जानते हैं, मैं, है ना,
संदेश ये भी जानते हैं। माध्यम क्या होता है, विवेचन, यहाँ इन्होंने एक जोड़ दिया विवेचन, एक विवेचन मतलब विवेचना करते हैं, ठीक है, ठीक है। प्राप्तकर्ता, प्रतिक्रिया यानी फीडबैक, आपको ये सिर्फ नंबरिंग के अनुसार याद करना है। इसकी डीपली जाओगे तो 2-3 पेज के हैं, ये सब चीज़ें हमारी कोई काम की नहीं आएंगी, और जो काम की नहीं है वो चीज़ें क्यों पढ़ेंगे, है ना। अगर आपको वाकई में इन सब चीज़ के बारे में और भी डीपली जाना है, लेकिन वो आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ नंबरिंग से पूछेगा, आप यही याद रखिए लीगल के मॉडल के अनुसार ये 6 चीज़ें कौन कौन सी है, संप्रेषक, संदेश, माध्यम, विवेचन, प्राप्तकर्ता, प्रतिक्रिया। बस नंबर के अनुसार याद रखिए, पहले नंबर पे क्या है, दूसरे पे क्या है, तीसरे पे क्या है, चौथे पे क्या है, पाँचवें पे क्या है, छठवें पे क्या है, ठीक है। प्रतिक्रिया मतलब फीडबैक, तो सभी आप समझते होंगे सब चीज़ें क्या होती हैं, है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है, इसे चाहो तो नोट डाउन कर लीजिए। फीडबैक को, है ना, किस में, कौन से मॉडल में जोड़ा गया था, किस मॉडल में फीडबैक को जोड़ा गया था, तो ये है लीगल मॉडल में, देखिए प्रतिक्रिया, ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं, आगे विल्बर स्टेम मॉडल, ये क्या बोले हैं इन्होंने भी 3 पार्ट बताए हैं, ठीक है। एनकोड, डिकोड, संकेत, ठीक है। एनकोड डिकोड जो हमने अभी ऑसगुड के मॉडल में पढ़ा है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या किया है, अनुभव के क्षेत्र को और जोड़ दिया है, बस। बाकी एनकोड डिकोड दोनों साइड है, संकेत बीच में है, और ये अनुभव का क्षेत्र, बस इतना याद रखिए, और कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें 3 स्टेज को याद रखना है, एनकोड, डिकोड, अनुभव का क्षेत्र जोड़ दिया विल्बर ने, और कुछ नहीं किया, बीच में संकेत है, ठीक है। ज़्यादा डीपली आवश्यकता नहीं है, और ये पूछेगा भी नहीं, है ना, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संचार के प्रकार। अब संचार के प्रकार देख लेते हैं। इसके 3 प्रकार में बांटा गया है, माध्यम के आधार पर, प्रवाह के आधार पर, और अनौपचारिक संचार, ठीक है। माध्यम के आधार पर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 3 है, मौखिक संचार, लिखित संचार, प्रतीकात्मक संचार। माध्यम के आधार पर 3 है, मौखिक, लिखित और प्रतीकात्मक, ठीक है। आगे है मौखिक संचार। मौखिक संचार क्या होता है, यानी कि बोलकर समझाना, जैसे कि मैं आपको समझा रही हूँ, ये मैं जितना इजी तरीके से समझा सकूँ वैसा समझा रही हूँ आपको, ठीक है, ताकि आप उसे नॉर्मल जीवन में याद रख सकूँ। मौखिक संचार में आपको बोलकर समझा रही हूँ, वो मौखिक संचार होगा। मौखिक संचार के आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेंगे, देखिए, समय व धन की बचत, समय हमारा खराब नहीं होगा, जल्दी बातचीत होगी, और धन भी नहीं लगता है इसमें, ठीक है, धन की बचत होती है, कोई पैसे वैसे की आवश्यकता नहीं होती इसमें। मौखिक संचार में माउथ टू माउथ बात होती है, ठीक है। आसानी से समझ आ जाता है, इसमें बातें आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। संकटकालीन अवधि में कार्य में गति लाने की एकमात्र विधि, अगर कोई मान लीजिए कोई बुरा वक्त चल रहा है, संकटकालीन समय है, तो आप बोलने के जरिए, मौखिक की तो संचार करोगे ना, कहाँ आप लिखते बैठोगे, लिख कर बताओगे क्या, नहीं, है ना। तो मौखिक संचार, इसका बहुत बड़ा फायदा है। लचीला होता है, बिल्कुल लचीला होता है, यानी कि फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। पारस्परिक सद्भाव व सद्विकास में वृद्धि। मौखिक संचार में क्या होता है, सद्भावना जुड़ी होती है ना, बजाय लिखकर कहने के, ठीक है। क्लियर है आपको इतनी चीज़ें, मौखिक संचार के क्या फ़ायदे हैं। अब फ़ायदे हैं तो साथ साथ नुकसान भी होगा। दोष क्या है इसके मौखिक संचार के, देखते हैं। बातचीत के पश्चात पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब क्या है, अगर एक बार कुछ आपने गलत बोल दिया तो उसको वापस आप नहीं बोल सकते। लिखित में क्या है, अगर गलत लिखे हो तो उसे आप काट के सुधार सकते हो, ये इसका दोष है सबसे बड़ा, ठीक है। भावी संदर्भ के लिए अनुपयुक्त। संदर्भ का मतलब है रेफरेंस। मान लो आप किसी को यूं ही कुछ ज़रूरी सामान बोल दिया कि यहाँ पहुँचाना है, वहाँ पहुँचाना है, ठीक है, तो आपके पास क्या सबूत है कि आपने उसे बोला, है ना। मौखिक संचार का ये सबसे बड़ा दोष है। लिखित में ऐसा रहता है कि आपके पास प्रूफ रहता है, ठीक है, समझ गए, ये इसका दोष। सूचनाकर्ता को सोचने का अधिक मौका नहीं। मौखिक संचार में क्या होता है, सामने वाले को सोचने समझने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता, ठीक है, डायरेक्ट उसे बोलना पड़ता है सीधे सीधे, ये नहीं कि आप आधे 1 घंटे सोचने का समय निकाल लो, ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा दोष है। क्लियर हो गई। आगे देखते हैं, लिखित संचार क्या होता है, यानी कि लिखकर बताना। जैसे कि मैं आपको लिखकर बताती हूँ ना, जिसे आप देखकर पढ़ते हो। जब सूचना को लिखित या मुद्रित, है ना, रूप में दूसरों तक पहुँचाया जाता है, जैसे कि पुस्तकें, उसे आप लिखित रूप में रहता है, आप फिर उसके आप पढ़ते हो। पत्र पत्रिकाएं लिखित रूप में होती, पोस्टर, आदेश चार्ट, ये सब लिखित रूप में होते हैं। ये सब याद रखना है आपको, ठीक है, आगे इससे क्वेश्चन बनेंगे, याद रखिएगा। लिखित संचार के लाभ क्या क्या हैं देख लेते हैं। दोनों पक्षों की उपस्थिति आवश्यक नहीं।
लिखित में क्या होता है, मौखिक में क्या होता है, दोनों पक्षों की उपस्थिति आवश्यक होती है ना। सामने वाला बोल रहा है तो सामने वाला भी बोलेगा मौखिक संचार में। और लिखित संचार में दोनों पक्षों की एक समय में उपस्थिति आवश्यक नहीं। लिख के आप मैसेज छोड़ दो, वो आप कभी पढ़े उसकी गारंटी नहीं है, ठीक है। जटिल सूचनाओं के लिए अधिक उपयोगी। अगर कुछ ज़रूरी काम है, बहुत जटिल सूचनाएं पहुंचानी है तो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें वो लिखित रूप में पहुंचाई जाती है, ठीक है। समाचार भेजना सस्ता होता है, इसमें ज़्यादा धन की आवश्यकता नहीं होती, सस्ता होता है, ठीक है। प्रमाण का काम करता है भावी संदर्भ के लिए। अगर आप कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ें किसी को बोल रहे हो काम करने के लिए, ठीक है, तो उसको लिखित प्रमाण आपके पास है कि आपने ऐसा सा काम बोला था इस व्यक्ति से, तो आप प्रूफ के तौर पर उसे दिखा सकते हो। ये उसके सबसे बड़ा लाभ है, ठीक है। परस्पर अविश्वास में लिखित संप्रेषण एकमात्र साधन हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जब दो व्यक्ति हैं, आपस में लड़ाई हो गई, ठीक है, तो क्या होता है, आपके पास एक लिखित प्रमाण रहेगा कि हाँ हमने दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था, तो आप उसे दिखा सकते हो। अविश्वास की भावना उसमें निहित नहीं होगी। क्लियर है इतना? आगे देखते हैं लिखित संचार की हानियाँ क्या क्या हैं। अब हानियाँ देख लेते हैं। समय व धन अधिक लगता है, इसमें समय बहुत लगता है। मौखिक में समय नहीं लगता, इसमें धन की भी आवश्यकता होती है। पोस्ट कार्ड, ये दुनियादारी की चीज़ें, पेपर वेपर सब खरीदना पड़ता है ना। गोपनीयता भंग, इसमें क्या है, अगर आप कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें भेज रहे हो और अगर किसी अन्य अननोन पर्सन को वो लग गई तो आपकी गोपनीयता भंग हो जाएगी, ठीक है। अशिक्षित, अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके लिए तो लिखित संचार कोई काम ही का नहीं है, ठीक है। ये तो कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी? आगे देखते हैं क्या है। प्रतीकात्मक संचार, सूचना को इशारे या प्रतीक के माध्यम से एक्सप्रेशन के ज़रिए बताना, ठीक है। क्या होता है, एक्सप्रेशन के ज़रिए बताना उस चीज़ को, तो कि वो क्या हो जाएगा, प्रतीकात्मक। हाव भाव के ज़रिए उसे दिखाना, ठीक है। दूसरा है माध्यम, क्या है, प्रवाह के आधार पर। अब देखते हैं, ये तो हो गए माध्यम के आधार पर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, किसके आधार पर, प्रवाह के आधार पर। प्रवाह के आधार पर संचार के कितने प्रकार हैं। अधो संचार मतलब डाउनवर्ड, जब कोई उच्चाधिकारी अपने निम्न अधिकारी से बात करता है तो वो कैसे करेगा, आदेशात्मक प्रकृति से करेगा। वो आपसे रिक्वेस्ट नहीं करेगा, आपसे बड़ा जो अधिकारी वो आपसे रिक्वेस्ट करके बात नहीं करेगा, ठीक है। और ऊर्ध्व संचार यानी कि अपवर्ड क्या होता है, जब नीचे स्तर का व्यक्ति ऊंचे स्तर के व्यक्ति से रिक्वेस्ट करता है। निम्न वर्ग का व्यक्ति अगर ऊंचे व्यक्ति से आदेशात्मक तरीके से बात नहीं करेगा, वो उससे प्रार्थना करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। समझ गए आप लोग। प्रवाह के आधार पर क्या होता है, अधो संचार मतलब डाउनवर्ड क्या होता है और अपवर्ड क्या होता है। इसके बाद है समस्तरीय संचार, मतलब समान स्तर के जो कर्मचारी आपस में बातचीत करते हैं ना, यहाँ क्या होंगे, जैसे ऑफिस के कलीग लोग जब काम की बातें करते हैं, ठीक है, वो हो जाएगा समस्तरीय। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, समान स्तर के कर्मचारी किस तरह का संचार करते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो होगा समस्तरीय संचार। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन मैं आपको बताती चल रही हूँ, याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्या है। आगे है अनौपचारिक संचार। अब ये क्या कहलाता है, संगठन व कार्यरत कर्मियों के बीच इसमें मानवीय सद्भाव तथा जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसका दोष भी है, इसमें सबसे ज़्यादा अफवाहों का प्रसार भी होता है। देखिए, अनौपचारिक मतलब जो ज़रूरी नहीं है, मतलब चलते फिरते जो हो, यारी दोस्ती वाला, वही चीज़ है, यारी दोस्ती वाला काम है ना। संगठन एवं कर्मचारियों के बीच जो होती है, इसमें मानवीय सद्भाव जिज्ञासा को पूर्ण करने की आवश्यकता होती है। इसमें आपसी भाई भतीजावाद ज़्यादा होता है। इसका दोष भी यही है कि इसमें सबसे ज़्यादा अफवाह ज़रूर फैलती है, ठीक है। क्लियर है। तो अनौपचारिक, औपचारिक में क्या होता है, आप जी हाँ जी नहीं इस तरह से बात कर रहे हो। अनौपचारिक में हाँ यार हो जाएगा, ऐसा वैसा, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। क्लियर है इतना? आगे देखते हैं। इसके कई प्रकार हैं। अब अनौपचारिक के कई प्रकार हैं, कौन कौन से हैं देखते हैं। अंगूर लता संचार, अनौपचारिक संचार को अंगूर लता संचार के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी बताती जा रही हूँ मैं आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति द्वारा बात कई लोगों तक पहुँची, ठीक है। अंगूर लता मतलब एक व्यक्ति है, उसके जरिए कई लोगों तक बात पहुँची। चित्र के माध्यम से देखिए, एक व्यक्ति है, उसके जरिए कई लोगों तक बात पहुँच रही है, ठीक है। ये अंगूर लता संचार कहलाएगा। क्लियर है इतना? आगे है सभी चैनल मार्ग, मतलब इसमें सारे लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे कि मैच टोपोलॉजी आपने कंप्यूटर में पढ़ी होगी ना,
सभी लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसकी बात ये कर सकता है, ये व्यक्ति इससे सबसे बात कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। सारे लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और अंगुरलता में क्या है, एक व्यक्ति अपनी बात कई लोगों तक पहुंच जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं वृत्त संचार। वृत्ताकार प्रारूप में चलता है ये, जैसे एक दूसरे से बोलेगा, फिर दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, ठीक है। ऐसा पहला इससे बोलेगा, दूसरा इससे, तीसरा इससे, चौथा इससे, ठीक है। आगे देखते हैं एकल छोर संचार। इसमें सीधे प्रारूप में संचार होता है, आड़ा तिरछा नहीं होता, इसमें सिर्फ कंटिन्यू सीधे सीधे चलता रहता है एक दूसरे से, ये देखिए खड़े खड़े, ठीक है। अगला है गुच्छा संचार। इसका मतलब कोई भी कभी भी किसी से भी कहीं भी कुछ भी बोल रहा है, ये देखिए गुच्छा संचार, ठीक है। ग्रुप में गुच्छा है ना, इसका मतलब क्या है, कोई भी कभी भी किसी से भी कुछ भी बात कर रहा है, ठीक है। क्लियर है इतना। आगे देखते हैं संचार के माध्यम। देखिए फ्रेंड, हम कुछ ज़रूरी फैक्ट ही पढ़ेंगे, या तो ये हो सकता है कि ये आपको अपठित गद्यांश में, अनसन पैसेज में भी आ जाए, किसी भी रूप में आए, हमें बनना चाहिए, ठीक है। ये क्योंकि टॉपिक में है, सिलेबस में आपके, इसलिए हमें तो कंप्लीट कराना ही पड़ेगा। अब देखते हैं संचार के माध्यम क्या क्या है। श्रव्य यानी सुनना, जैसे म्यूजिक सुनते हो आप, ठीक है। दृश्य मतलब कोई चित्र देखना। हमारा जो वीडियो है वो दृश्य श्रव्य मतलब ऑडियो विजुअल है, जैसे कि आप देख भी सकते हो और उसे सुन भी सकते हो, ठीक है। जैसे ऑडियो विजुअल, जैसे दिखे भी और सुनाई भी दे, जैसे हमारा वीडियो, ठीक है। श्रव्य क्या है, जिसे म्यूजिक सुनना सिर्फ सुनने काम आता है। दृश्य से आप देख सकते हो, और दृश्य श्रव्य जो दोनों हो, ठीक है। क्लियर है इतना। आगे है प्रभावशाली संचार की विशेषताएं। एक अच्छे संचार की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, जो भी संचार हो उसमें उद्देश्य साफ स्पष्ट होना चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए, जिससे दोनों और के व्यक्ति आसानी से समझ सके। द्विमार्गी संचार उत्तम माना जाता है, इससे क्वेश्चन बनने वाला है, याद रखिएगा, ठीक है। द्विमार्गी, इसका मतलब ये है कि दोनों ओर से संचार हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने बोला आपको, तो आपने फीडबैक दिया, ठीक है। दोनों ओर से संचार हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। संचार उपयुक्त समय पर होना चाहिए। कोई भी संचार, अच्छे प्रभावशाली संचार की विशेषता यही है कि संचार समय समय पर उपयुक्त तरीके से होना चाहिए, ठीक है। अगला है संचार श्रृंखलाबद्ध होना चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं बोलना है ना, जमा कर स्लेब अच्छे से श्रृंखलाबद्ध तरीके से, पंक्तिबद्ध तरीके से बोलना, ये अच्छे संचार की विशेषताएं हैं। याद हो गई ये सब चीज़ें, बहुत सरल है, बहुत सरल ढंग से समझा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है। संचार में 7 C होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। संचार में 7 C क्या है। स्पष्टता यानी क्लैरिटी, मतलब संचार में क्या होनी चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए। संदर्भ कॉन्टेक्स्ट, मतलब संचार में कॉन्टेक्स्ट अच्छा होना चाहिए, वरना देखेगा कौन, अगर कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ आपका अच्छा नहीं होगा तो कौन देखेगा, है ना। अगला C क्या है। कंटिन्यूटी, मतलब निरंतरता, मतलब मिक्स नहीं होना चाहिए कि कोई कहीं भी शुरू हो रहा है ना, कहाँ ख़त्म हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है, पहला कहाँ चालू हुआ दूसरा कहाँ ख़त्म हो गया पता ही नहीं चल रहा है। निरंतरता होनी चाहिए, ठीक है। अगला है क्रेडिबिलिटी, मतलब विश्वसनीयता, मतलब आप जो भी बोल रहे हो उसकी वैल्यू होनी चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी बोले जा रहे हो, तो विश्वसनीयता होनी चाहिए। संचार में 7 C होते हैं, जिसमें से हमने अभी 4 देखे हैं, क्लैरिटी, कॉन्टेक्स्ट, कंटिन्यूटी और क्रेडिबिलिटी, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। कंटेंट, मतलब विषय वस्तु, मतलब विषय वस्तु अच्छा होना चाहिए तभी आप देखोगे, है ना। कोई अगर हमारा विषय वस्तु अच्छा नहीं होता, कंटेंट अच्छा नहीं होता, तो आप क्या वीडियो को देखते हैं, नहीं देखते, है ना। फालतू नहीं जो कुछ भी समझ में ना आए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। माध्यम, मतलब चैनल, माध्यम अच्छा होना चाहिए, जिससे संचार आप तक सही स्पष्ट पहुंचे। अगर स्लाइड बना रहे हैं, जैसे मैं स्लाइड में आपको समझा रही हूँ, तो वो अच्छी होनी चाहिए, है ना। ज़्यादा ओवर भी मत डाल दो स्लाइड में कि नमूना लगे, ठीक है। कंप्लीटनेस, मतलब पूर्णता, मतलब जो भी बताओ वो पूर्ण होना चाहिए, जो समझ में आ सके लोगों को, ठीक है। 7 C समझ गए आप लोग क्या क्या चीज़ें हैं। क्लैरिटी, कॉन्टेक्स्ट, कंटिन्यूटी, है ना, क्रेडिबिलिटी, कंटेंट, चैनल और कंप्लीटनेस, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। संचार में बाधाएं, या बाधाएं क्या क्या हैं ये देख लेते हैं। भाषा संबंधी जटिलता, जैसे संचार में क्या क्या बाधाएं, भाषा संबंधी जटिलता, आपको हिंदी भाषा आ रही है, सामने वाला इंग्लिश बोल रहा है तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आपको एक दूसरे की आप भाषा ही नहीं समझ पा रहे हो, समझ गए, इससे भाषा संबंधी जटिलता उत्पन्न हो जाती है। और क्या क्या होता है। संगठन का बड़ा आकार एवं स्थान, बहुत बड़ा आकार हो जाता है तो
बीच के कुछ लोगों द्वारा परेशानी उत्पन्न की जाती है। मान लीजिए कोई संगठन है, बहुत बड़ा व्यापक पैमाने पर फैला हुआ है, बीच के अगर एक दो लोग कुछ गलत निकल गए, तो जो हेड बोल रहा है वो बीच वाले व्यक्ति ने अगर गलत इन्फॉर्मेशन डाल दिया तो नीचे वालों को गलत मिल जाएगी। ठीक है, तो ये संचार में बाधा बहुत बड़ी है। ऊपर से नीचे का कांटेक्ट नहीं हो पाता, ठीक है, इससे सही ढंग से। अगला क्या है, इच्छा का अभाव। अब जब कुछ बताने की इच्छा ही नहीं होगी तो संचार होगा भी कैसे। इसमें इच्छा का अभाव कि अगर मुझे कुछ बताने नहीं है तो जाओ, क्या कर लेंगे, है ना, ये भावना। विभिन्न पदस्तर होना मतलब बहुत सारी अगर स्टेज होती है जैसे तो गड़बड़ हो जाती है संचार में। इसलिए जितना हो सके सीधे संचार होना चाहिए। नहीं ये नहीं कि एक के जरिए हमने किसी को कुछ कहा तो उसने दूसरे को बोल दिया, दूसरे ने तीसरे को बोल दिया, फाइनली घूम फिर के बात हमारे तक आ गई। ठीक है, अगला देखते हैं। बाधाएं तो देख ली हमने, अब क्या है, बाधाओं को दूर करने के उपाय देखते हैं। क्या क्या है, स्पष्ट होना चाहिए, जो भी बोलो वो स्पष्ट बोलो। संचार का मतलब ये कि एक दूसरे की बातें समझना हो। ठीक है, पूरी जानकारी स्वयं हासिल की जाए, जो भी करो स्वयं करो। इससे डाटा क्या होगा, स्पष्ट होगा, आपको पता होगा कहाँ क्या करना है। बहुत इफेक्टिव संचार के लिए पूरी जानकारी स्वयं हासिल करनी पड़ती है। ठीक है, अगला है परस्पर विश्वास उत्पन्न हो। दोनों पक्षों के बीच विश्वास होना चाहिए, वरना संचार सही नहीं हो पाएगा। जैसे कि मैं वीडियो डाल रही हूँ, आप तक वो पहुँच रहा है, आप लोग मुझे फीडबैक दे रहे हो कि अच्छा है, बुरा है, जैसा भी हो। ठीक है, तो परस्पर विश्वास की भावना है ना संचार के माध्यम से हम लोगों में, वही है। ठीक है, अगला है अनुभव के समान आधार की खोज की जाए। मतलब दोनों में समान आधार होना चाहिए अनुभव का, यानी जितना नॉलेज मुझे है उतना नॉलेज आपको भी है। अगर मैं जो बता रही हूँ आप समझता, वो आपके सर के ऊपर जा रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है बनाने का। ठीक है, ज्ञात शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, जो भी शब्द हैं वो ज्ञात होने चाहिए। मैं आपको जो कुछ भी शब्द बता रही हूँ उसका बाकायदा अर्थ बताऊंगी कि ये होता है, उनकी आपको समझ होनी चाहिए, तभी संचार ठीक से होगा। अगर आप अर्थ नहीं समझोगे तो क्या मतलब। ठीक है, प्राप्तकर्ता का ध्यान आकर्षित करना और उसे बनाए रखना, सामने वाले का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना यानी अपनी तरफ बनाए रखना, और उस ध्यान को अच्छे से बनाए रखना आना चाहिए। ठीक है, अगला है उदाहरणों एवं दृश्य साधनों का प्रयोग किया जाए। जितना आप सामने वाले को अच्छे उदाहरण दोगे और दृश्य सामग्री से समझाने की कोशिश करोगे, वो आपकी बात उतने ही जल्दी और बेहतर ढंग से समझ पाएगा। जैसे कि मैं कोशिश करती हूँ कि आपको नॉर्मली लाइफ से जुड़ी एग्जाम्पल से जितना हो सके कनेक्ट करके ये सब चीज़ें आसानी से बता सकूं। समझ जाते हैं आप लोग तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, वरना हम नुकसानदेह आप लोग आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये थे थ्योरी। अब हम देखेंगे इसके आगे के मॉक टेस्ट। संचार के लिए आवश्यक है वक्ता को संचार भाषा का ज्ञान होना, बिल्कुल होना। श्रोता को संचार भाषा ज्ञान, वक्ता मतलब मुझे संचार भाषा ज्ञान नहीं होगा और आपको नहीं होगा तो क्या मतलब। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, दोनों को संचार भाषा ज्ञान होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आ और बा दोनों ठीक है। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन संचार के माध्यम हो सकते हैं। दूरभाष, रेडियो, पत्राचार, वार्तालाप। दूरभाष से भी संचार होता है, रेडियो से भी, पत्राचार से भी, वार्तालाप से। तो ये चारों ही सही होंगे। ठीक है, मैं ज़्यादा इसमें नहीं समझाऊंगी आपको क्योंकि मैं ऑलरेडी थ्योरी में बता चुकी हूँ। आप चाहो तो वीडियो को थोड़ी देर पॉज कर दो, थ्योरी रिवाइंड करो और उसके बाद आंसर लगाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आप विभाग प्रमुख हैं। ठीक है, आप जनता के साथ व्यापक, तीव्रगामी व हर समय उपलब्ध संचार संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे। बहुत खतरनाक क्वेश्चन। देखो, आप विभाग के प्रमुख हैं। ठीक है, आप जनता से संवाद करना चाहते हैं, तो व्यापक मतलब बहुत बड़े, तीव्र मतलब तेज, और हर समय उपलब्ध होने वाला संचार। इनमें से कौन सा आपके लिए बेनिफिट देगा। मोबाइल फ़ोन ये भी उपयोगी है, पर अभी और 3 ऑप्शन है वो भी पढ़ेंगे हम। विभाग की वेबसाइट ये भी हो सकता है। समाचार, देखिए समाचार पत्र तो व्यापक है लेकिन तीव्र तो बिल्कुल नहीं है, बहुत स्लो है। ठीक है, पत्राचार तो और स्लो है, तो ये दोनों तो यहीं से कट गए। ठीक है, अब बात आती है मोबाइल फ़ोन और विभाग की। इसमें कहा है, देखिए, व्यापक मतलब बहुत बड़े, ठीक है, तीव्रगामी मतलब तेज, और हर समय उपलब्ध। व्यापक और तीव्रगामी तो दोनों हैं, लेकिन हर समय उपलब्ध मोबाइल क्या है, हर समय उपलब्ध नहीं हो सकता। बहुत व्यापक तरीके से, मान लीजिए मीटिंग कर रहे हैं बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर, हर व्यक्ति से मोबाइल से संपर्क आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, बजाय इसके कि आप एक वेबसाइट बना दीजिए, उसके माध्यम से आप सबसे कनेक्ट हो सकें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विभाग की वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में संचार की गति अधिकतम होती है? संचार मतलब दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन, ठीक है। किस परिस्थिति में वो अधिकतम तेज होगी? क्षेत्रीय कार्यालय एवं विभागीय मुख्यालयों के बीच। पहले समझिए, क्षेत्रीय कार्यालय एक क्षेत्र में स्थापित होता है और विभागीय बड़े पैमाने पर। तो बड़े पैमाने पर, छोटे पैमाने पर तेज गति में नहीं हो सकता, ठीक है। ये यहाँ से कट गया। विभागीय मुख्यालय ये भी उसी का उल्टा है, ये भी नहीं होगा। एक छोटा है और एक बड़ा है, ठीक है। दोनों को समान स्तर के होने चाहिए, तब जाके संचार गति तेज होगी, ठीक है। विभागीय मुख्यालय में आंतरिक संचार। अब आंतरिक संचार नीचे भी है और आंतरिक संचार दोनों में है, ठीक है। सा और दा दोनों में लिखा है। विभागीय मुख्यालय में आंतरिक संचार और किसी क्षेत्रीय कार्यालय में आंतरिक संचार। विभागीय मुख्यालय में आंतरिक संचार में गति संचार अधिकतम होगी, लेकिन बजाय इसके क्षेत्रीय कार्यालय में सर्वाधिक गति अत्यधिक होगी। क्यों? क्योंकि एक क्षेत्र मतलब कोई भी एक जगह मीटिंग कर लो आपस में, हाँ यार ऐसा करके एक रूम में, एक कार्यालय में ख़त्म काम। और विभागीय मतलब विभाग बड़ी चीज़ होती है भाई, है ना। तो सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा? किसी क्षेत्रीय कार्यालय में आंतरिक संचार। तो किसी क्षेत्रीय कार्यालय में ज़्यादा तेज गति से संचार होगा बजाय विभागीय और आंतरिक के, ठीक है। अगला देखते हैं। किसी गोपनीय विषय के संचार पर सकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित में से किस कारक पर प्रभाव डालेगा? बताइए। साधन, विश्वसनीयता, दूरी, उपक्रम का आकार। तो ये होगा विश्वसनीयता। गोपनीय के विषय में पूछा है तो गोपनीय किसके आधार पर हमारी अच्छी होगी? जब हमारा विश्वास बना रहेगा, विश्वसनीयता, ठीक है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित को तीव्रता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब बढ़ते क्रम में, छोटे से बड़े। तो सबसे स्लो क्या होता है? सबसे स्लो होता है शासकीय पत्राचार, फिर उसके बाद अधिसूचना, फिर सबसे लास्ट में सबसे फास्ट क्या हो जाएगा? इंटरनेट, ठीक है। स, अ और ब, ठीक है। अगला देखते हैं। यदि संचार का प्राप्तकर्ता संचारकर्ता की भाषा से अवगत ना हो और संचारकर्ता संचार किए जा रहा है। अगर मैं बोले जा रही हूँ, आपको मेरी भाषा समझ में ही नहीं आ रही है, तो क्या मतलब? आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो इसमें कौन सी कहावत लागू होगी? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये तो हो ही नहीं सकता। अरण्य रोदन, इसका तो पता नहीं क्या है। सावधान 22 पसेरी, ये भी नहीं होगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? भैंस के आगे बीन बजाना। अगर मैं आपको कोई चीज़ समझा ही नहीं पा रही हूँ, मतलब कोई मतलब ही नहीं है, बोले जा रही हूँ पर आपको लोग मेरी भाषा समझ ही नहीं पा रहे हैं, उस भाषा में आपको कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रही हूँ, तो क्या मतलब, है ना। ये होगा भैंस के आगे बीन बजाना, ठीक है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता तो आप लोग याद रखिएगा ऐसा, ठीक है। आगे देखते हैं। संचार के अंतर्गत शामिल है, क्या क्या शामिल है संचार में? समझ भी होना चाहिए और सूचना, दोनों होना चाहिए, ठीक है। आगे है, आप नियुक्तिकर्ता हो, ठीक है। जिस व्यक्ति को आपके द्वारा नियुक्त किया जाना है वह आपके सामने बैठा है। आप संचार के किस माध्यम का प्रयोग करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर गलती होने के पूरे चांसेस हैं, ध्यान दीजिए। लिखित, मौखिक, इलेक्ट्रॉनिक, किसी एक का। आपको किसी को नियुक्त करना है, ठीक है। आप उस पोजीशन पर आ गए हो कि आप किसी को नियुक्त करना है। नियुक्त करना मतलब आप उसे नियुक्ति पत्र दे रहे हो। जिस व्यक्ति को आपके द्वारा नियुक्त किया जाना है, आप उसे नियुक्ति पत्र देने वाले हो। कौन सा संचार होगा आपके बीच? लिखित होगा कि मौखिक? आप बोल दोगे क्या कि जाओ वहाँ जाके नियुक्त हो जाओ, सिर्फ बोलने से काम चल जाएगा? नहीं। या फिर फ़ोन के थ्रू बोल सकते हो क्या? नहीं। आप क्या करोगे? उसे लिखित में दोगे, बाकायदा। आप किसी को ज्वाइनिंग दे रहे हो तो ज्वाइनिंग लेटर दोगे ना साथ में कि ऐसे यहाँ जाके आपको ज्वाइन करना है, तो यहाँ से आपको ध्यान देना है, लिखित होगा, ठीक है। आपकी कोई चीज़ को नियुक्त कर रहे हो किसी व्यक्ति को, तो नियुक्ति पत्र देना पड़ेगा उसको। वो कैसे होगा? लिखित रूप में होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रभावी मौखिक संचार में उपयोगी क्या है? आयु, प्रतिपुष्टि, देह भाषा, शुद्ध उच्चारण। क्या होगा इसका राइट आंसर? ब, स और द। मौखिक मतलब प्रभावी जो मौखिक संचार, उसमें क्या उपयोगी है? प्रतिपुष्टि भी उपयोगी होती है, यानी कि फीडबैक। देह भाषा मतलब शारीरिक देह भाषा से आपको बताने की कोशिश करना, है ना। और शुद्ध उच्चारण भी ज़रूरी है, लेकिन आयु का कोई लेना देना नहीं है इससे। तो क्या हो जाएगा? प्रतिपुष्टि, देह भाषा, शुद्ध उच्चारण। ये किस में है? ब, स और द, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में प्रतिपुष्टि शीघ्र एवं स्पष्ट होगी? बताइए। फीडबैक कौन से चीज़ में जल्दी होगा? मौखिक संचार में, लिखित संचार में, औपचारिक संचार में, अनौपचारिक संचार में? तो इसमें हो जाएगा मौखिक संचार और औपचारिक संचार में।
मौखिक संचार बोल के बता दिया, औपचारिक मतलब वही जी हाँ वाली है ना, मतलब कि ऑफिस में अगर कोई आपसे पूछ रहा है तो आप उसका तुरंत जवाब दोगे ना। और अनौपचारिक में हाँ वो यारी दोस्ती वाला काम, और लिखित संचार में लिखने बैठ जाओगे। तो आ और सा इसका राइट आंसर है, क्योंकि फीडबैक आपको तुरंत देना पड़ेगा और स्पष्ट। ठीक है, अगला है इंटर स्केल संचार होता है, अभी हमने पढ़ा था। इंटर स्केल संचार होता है द्विमार्गी संचार। ठीक है, इंटर स्केल संचार क्या होता है? द्विमार्गी संचार होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लिखित अथवा मौखिक संचार का चयन किस बात पर निर्भर करता है? सूचना का स्रोत क्या है, सूचना की प्रकृति क्या है, सूचना का प्रदाता कौन है, और सूचना का प्राप्तकर्ता कौन है। लिखित और मौखिक संचार का चयन किस बात पर होगा? ये होगा सूचना की प्रकृति क्या है। ठीक है, उसकी प्रकृति क्या है, बनाने का तरीका क्या है, इस पर निर्भर करेगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी देह भाषा उसके भावों का सच्चा प्रतिनिधित्व करती है? एक वृद्ध जो भी हाव भाव बताता है, जो भी बात देह भाषा से इशारा करता है, वो हम समझ सकते हैं। ठीक है, उच्चाधिकारी की बातों को भी हाव भाव को भी हम समझ सकते हैं, यानी कि एक अधीनस्थ जो हमारे साथ काम कर रहा है व्यक्ति, उसके हाव भाव भी हम समझ सकते हैं। लेकिन एक नवजात शिशु क्या हाव भाव बता रहा है वो हम नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, उसके भाव का सच्चा प्रतिनिधित्व करती है देह भाषा। ठीक है, आगे देखते हैं, देह भाषा का सर्वाधिक उपयोग होता है तथ्यों को जानने के लिए, विचारों को जानने के लिए, क्षमता को जानने के लिए, भावों को जानने के लिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा भावों को जानने के लिए। देह भाषा मतलब देख कर हम किसी को अपने हाव भाव से कुछ चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो वो होगा कैसे? भावों को जानने के, भाव जानेगा ना वो, हम क्या रिएक्ट कर रहे हैं वो हमारे हाव भाव को देखकर पता लगाएगा। ठीक है, तो भावों को जानने में। ठीक है, अगला है, एक स्पष्टीकरण जब सवाल में क्यों का जवाब देता है तो उसे क्या कहते हैं? अगर कोई अधिकारी आपसे सवाल जवाब कर रहा है और क्यों का जवाब दो, तो वो क्या कर रहा है? तो वो बोल रहा है कि कारण द्वारा स्पष्टीकरण दो। क्यों कहते हैं ना, कारण बताओ नोटिस कभी कोई जारी हो जाता है, क्यों किया, क्यों। तो वर्णनात्मक विवरण के लिए या व्याख्यात्मक विवरण के लिए नहीं बोलता, वो कहता है कारण बताओ और स्पष्टीकरण दो। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संचार के विषय में, थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो क्वेश्चन बताए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसकी जानकारी यूज़फुल लगी होगी। हम वही पढ़ रहे हैं जो हमारे सिलेबस में है और जो हमारे एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू।